हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मिसकैरेज को कैसे रोकें। बहुत सारे केसेस में इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही मिसकैरेज भी हो जाता है और व्यूअर्स को, प्रेग्नेंट लेडी को पता ही नहीं चलता कि उसका प्रेगनेंसी हुई भी और कंसेप्शन के बाद उसका अबॉर्शन भी हो गया। और कुछ केसेस में अर्ली प्रेगनेंसी के केसेस में, यानी कि अभी आपको 5-7 डेज ही हुए और अबॉर्शन आ जाता है या आपका रिस्क आ जाता है, आप हाई रिस्क पे आ जाते हैं, तो हम ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, सारे मिथ्स को दूर करते हुए और सारे फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिसकैरेज होता क्यों है। मिसकैरेज बेसिकली आपका होता है जेनेटिक रीजन से, यानी कि आपके अंदर कोई इस तरह का जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं जो कि बेबी की ग्रोथ सही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये नेचर का गिफ्ट है कि जैसे ही कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर बेबी होता है आपके उसमें, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती और वो जल्दी मिसकैरेज हो जाता है। तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो ही नहीं। दूसरा, हार्मोनल अगर इम्बैलेंस है, आपका थायराइड बिल्कुल हाइपर है या हाइपो है, दोनों ही केसेस में आपको ध्यान देना है कि अबॉर्शन हो सकता है। तो थायराइड को अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से 2-3 महीने पहले ही एकदम एक्यूरेट रखें और उसको कंट्रोल में रखें। इसके बाद अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके का है, चाहे वो यूटीआई इन्फेक्शन है या आपके थ्रोट में इन्फेक्शन है या आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन है, तो आप उसको बैलेंस रखें, यानी कि उसको बिल्कुल खत्म करें, उसके बाद ही प्लान करें। और अगर आपका बीपी बहुत हाई है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है अबॉर्शन का, तो उसको कंट्रोल रखें। अब इसके लिए हम करें क्या, ये तो मैंने आपके साथ फैक्टर्स डिस्कस किए। इसके लिए आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी से 1-2 महीने पहले ही आप 400 से 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए। साथ में फॉलिक एसिड एज ए फोलेट मिलता है और ये एक तरह का विटामिन है जो कि अंडे की क्वालिटी को भी बढ़ाता है और बेबी की ग्रोथ को भी हेल्प करता है। और दूसरी चीज, आपको नेचुरल आप इसको डाइट से भी ले सकते हैं। नेचुरल डाइट में ये एज ए फॉलिक एसिड होता है, लेकिन जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसके टैबलेट लेते हैं, उसके अंदर आपको ये एज ए फॉलेट मिलता है। इसमें आपको डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कि डाइट कौन सी लेनी है। डाइट आपने ऐसी लेनी है जिसमें फाइबर हो, यानी कि छिलके वाली अनाज आपने खानी है, छिलके वाली दाल आपने लेनी है, हो सके तो थोड़ा सा दलिया, किनवा, ये वाली चीजें जरूर लीजिए। साथ में लिक्विड का इंटेक अगर आप लेंगे तो लिक्विड के इंटेक से हॉर्मोन्स सही बनेंगे। अगर आपका अंदर डिहाइड्रेशन है या पार्शियली डिहाइड्रेशन है तो हॉर्मोन्स सही नहीं बनेंगे। ग्रीन वेजिटेबल आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों फूड के दोनों मील के अंदर इसको लीजिए। और अगर आप कोई हार्मोनल टेबलेट ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर थायराइड है या कोई और आपको डिजीज है, तो उसको आप कंट्रोल में रखेंगे। बहुत सारे केसेस में प्रोजेस्टेरोन कम बनता है तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि 7 डे के लिए प्रोजेस्टेरोन लो, लेकिन आप क्या करते हैं कि 7 डे के बाद खाकर घर बैठ जाते हैं। नहीं, 7 डे के बाद दोबारा जाना है डॉक्टर के पास, वो आपको फिर 10 दिन 15 दिन के लिए प्रेस्क्राइब करेंगे। जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक प्रोजेस्टेरोन बंद मत करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है अबॉर्शन का। विटामिन्स रिच डाइट लीजिए, मल्टीविटामिन्स लीजिए और एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए। अगर आपको पहले से 1 या 2 अबॉर्शन हो चुके हैं तो उस केस में आपको अपनी बॉडी को विटामिन रिच मल्टीविटामिन्स लीजिए और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लीजिए। साथ में अपनी डाइट के अंदर आपने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, अदरवाइज आप वेट जो है वो पुट ऑन कर लेंगे, आपका बीपी फिर बढ़ सकता है। और फैट को आपने कम करना है, इससे भी आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, वेट कंट्रोल रहेगा। और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हार्मोन्स हैं वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, तो आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। इसी तरीके से आपने ध्यान देना है पपाया और पाइनएप्पल, ये आपने नहीं लेने। पाइनएप्पल में तो इतना फाइबर होता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही नेगेटिव होता है, और पपाया आपने नहीं लेना है। इसके अलावा आपने टी
कम लेनी है। अगर आप 8-10 कप कॉफी या टी लेते हैं तो आप उसको 1-2 कप में ले आइए। अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए और स्मोकिंग आप एक्टिव और पैसिव दोनों बिल्कुल मत करिए। एक्सरसाइजेस को लेके जो आपके डाउट होते हैं, आप विग्रस एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आप माइल्ड एक्सरसाइज शुरू से करते आ रहे हैं या आपका डेली रूटीन है वो आप जरूर करिए। उसमें से आप विग्रस वाली जो बहुत ही ब्रिस्क वॉक है या ब्रिस्क एक्सरसाइजेस हैं उनको आप स्टॉप कर दीजिए। एक्सरे को लेके और अल्ट्रासाउंड को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। एक्सरे में डिफरेंट रेज काम में ली जाती हैं और अल्ट्रासाउंड में आपकी साउंड वेव्स को काम में लिया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप इतने दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाइए तो उतने टाइम बाद करवाइए, उससे आपका अबॉर्शन बचा रहेगा। अगर कोई अंदर एनामोली आ रही है, बच्चे की पोजीशन शिफ्ट हो रही है तो वो, या बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, कम है, तो वो अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट टाइम से शुरू कर सकते हैं। और अगर एक्सरे आपको कराना पड़ रहा है तो आप एक्सरे को अवॉइड करिए। सपोज आप गिर गए, आपका बोन फ्रैक्चर हो गया तो वो एक बहुत अर्जेंसी है, लेकिन अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। इसी तरीके से मेडिसिन अपने आप कभी मत लीजिए, चाहे वो इन्फेक्शन की है, चाहे वो आपको किसी पेन की है। आप अपने जो भी आपके प्रैक्टिशनर गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे आप हमेशा एडवाइस लीजिए। चाहे आपके किसी भी पार्ट में दर्द है तो वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर को भी बताइए और साथ में गायनेकोलॉजिस्ट को भी बताइए कि मैं ये दवाई ले रही हूं, और अपने दूसरे डॉक्टर को बताइए कि या तो मैं प्लान कर रही हूं या मैं ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हूं, तो आप मुझे उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लिख के दीजिए। ये बताना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आपने वेट को कंट्रोल रखना है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा आप ओवरवेट है या अंडरवेट है, दोनों ही सिचुएशन में अबॉर्शन के चांसेस बने रहते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, चाहे वो आपका डोमेस्टिक स्ट्रेस है या आपका ऑफिशियल स्ट्रेस है। इससे जितनी जल्दी आप बाहर आ सकते हैं उतनी जल्दी आना तो आपको ही पड़ेगा। हमारा सिर्फ काम कहना है, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर आपका बीपी भी कंट्रोल में नहीं रहता, हार्मोन्स भी कंट्रोल में नहीं रहते, और आपका वाटर इनटेक जो है या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, जो कि एक खतरे की घंटी का काम करता है। इसी तरीके से कोल्ड वाटर को आप अवॉइड करिए, ठंडे पानी से आप बिल्कुल मत नहाइए। आपको अगर नहाना है आप फ्रेश वाटर लीजिए या हल्का सा ल्यूक वार्म लीजिए, यानी कि आप ऐसे पानी से बाथ लीजिए जिसको आपकी बॉडी बियर कर पा रही है और आप मतलब उसको आप टॉलरेट कर पा रहे हैं और आपको शिवरिंग नहीं हो रही। ऐसे पानी से आप बिल्कुल बात मत लीजिए, अवॉइड कीजिए। ठंडी आइसक्रीम खाना, ठंडा पानी पीना, चिल्ड चीजों को आप बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि जब आप एकदम चिल्ड लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो क्वेंच हो जाती हैं, यानी कि रुक जाती हैं, जिससे आपके बेबी की ग्रोथ पे असर होता है। और आप देखिए जब ठंडा खा के आप ऐसे ऐसे करते हैं तो अंदर आपका बेबी का हार्ट तो बहुत ही छोटा होता है, वो भी कांपता है और कई बार वो श्रिंक कर जाता है। और आप ले सकते हैं या पहले से ले रहे हैं लूक वार्म वाटर प्लस लेमन, तो ये आप लेते रहिए। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, वॉलनट्स हैं और आमंड्स हैं, इनको आप हमेशा लेते रहिए। तो ये थी हमारी कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अबॉर्शन को इम्प्लांटेशन के बाद या आप कंसीव कर चुके हैं उसके बाद, यानी कि 1 महीने के बाद भी आप उसको कैसे रोक सकते हैं। और अगर आपके पहले से अबॉर्शन है या आपको कोई हाई रिस्क आ चुका है तो इन सब से आप अपने आप को रोक सकते हैं। जबरदस्ती आप बेड रेस्ट मत लीजिए, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो बेड रेस्ट बिल्कुल लीजिए और प्रॉपर लीजिए, उसमें कोई केयरलेस नहीं होनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी, थैंक यू वेरी मच।